गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पहले वीडियो से जो हम लोग पढ़े थे पहले वीडियो में उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज पहले वाला वीडियो जो था उसमें हम लोग मेंटली का जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो फीचर है उसको जानने समझने का हम लोग प्रयास किए और स्टडी ऑफ जो ग्रुप था वो हमने किया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ पीरियड, यानी स्टडी ऑफ पीरियड। स्टडी ऑफ पीरियड, यहां पर पीरियड ले लें और मैजिक नंबर ले लें। और क्या रिमार्क्स होता है इस पीरियड का, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला n बराबर 1 यानी आपका फर्स्ट पीरियड हो गया, फर्स्ट पीरियड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड मैजिक नंबर के बारे में हमने बताया था कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये आपका मैजिक नंबर होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो मैजिक नंबर होता है वो किसी खास पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो याद रखेंगे हम कि मैजिक नंबर आपका पहला क्या होता है, 2 होता है। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा यहाँ पर इस पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट्स मौजूद रहेगा। और यहाँ पर रिमार्क्स में हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे छोटा पीरियड, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड आपका हो जाएगा। उसी तरह से n बराबर अगर 2 लें तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड कहेंगे। और इसका मैजिक नंबर, दूसरा मैजिक नंबर क्या होता है, 8, यानी इस पीरियड में टोटल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। और इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट पीरियड, क्या बोलेंगे, तो शॉर्ट पीरियड। n बराबर 3 ले, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पीरियड, यानी तीसरा मैजिक नंबर भी आपका क्या होता है, 8 ही होता है। तो 8 ही एलिमेंट्स इस पीरियड में भी रहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे क्या, शॉर्ट पीरियड। n बराबर अगर 4 कर रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे फोर्थ पीरियड, यानी 18, कितना, तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पर एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ये लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, फिर यहाँ पर n बराबर 5 ले ले, यानी फिफ्थ पीरियड हो गया, तो 18 ही होगा, यानी 5वां मैजिक नंबर होगा वो 18 ही होगा। मतलब कि फिफ्थ पीरियड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 18 ही होंगे और इनको हम लोग कहेंगे लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट आपका हो जाता है n बराबर क्या, 6, यानी 6 पीरियड के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा 32, यानी 6 आपका छठवां आपका जो मैजिक नंबर होगा वो क्या होगा, 32। मतलब कि 32 एलिमेंट्स आपका 6 पीरियड में होगा, जो कि सबसे लंबा आपका पीरियड होगा। ठीक है, यानी लॉन्गेस्ट पीरियड कौन होगा, तो 6 पीरियड, और शॉर्टेस्ट पीरियड कौन होगा, तो फर्स्ट पीरियड। इस तरह से याद रखना। n बराबर अगर 7 लें, यानी 7 पीरियड की बात करें तो यह आपका हो जाता है इनकम्प्लीट पीरियड हो जाता है। यहाँ पर जितने भी खाली जगह था उन सारे जगहों में एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया गया। ओके, तो ये हो गया हम लोग का मैजिक नंबर।
ठीक है, मैजिक नंबर की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट मैजिक नंबर क्या होता है 2, तो फर्स्ट पीरियड में कितना 2 एलिमेंट। सेकंड आपका मैजिक नंबर 8 होता है, मतलब सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड मैजिक नंबर क्या होता है 8 ही होता है, तो मतलब कि थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स होंगे। फोर्थ पीरियड में आपका 18 होगा, मतलब फोर्थ आपका मैजिक नंबर जो होगा वो क्या होगा 18 होगा, 18। और फिफ्थ भी आपका 18 होगा, मतलब कि 18 पांचवा के लिए भी 18 और छठा के लिए भी 18, मतलब पांचवा और छठा जो आपका पीरियड होगा उसमें आपका एलिमेंट्स कितने मौजूद रहेंगे 18। सिक्स पीरियड जो होता है वो आपका 32 होता है, यानी लास्ट जो मैजिक नंबर है वो आपका 32 होता है, मतलब इस सिक्स पीरियड में कितना एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे तो 32 एलिमेंट्स। तो याद रखना है फर्स्ट पीरियड क्या होगा सबसे छोटा आपका पीरियड होगा, और सिक्स पीरियड जो होगा वो आपका होगा सबसे लंबा पीरियड यानी लॉन्गेस्ट पीरियड, और जो सेवेंथ पीरियड होगा वो आपका हो जाएगा इनकम्प्लीट पीरियड। ओके, अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसमें सबसे पहला हम लोग जो डिमेरिट देखेंगे वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कह सकते हैं कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है जो कि एटॉमिक वेट के आधार पर सजाया गया है, उसमें हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो सर्टेन पोजीशन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप और सेवेंथ ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ इसको रखा गया। कारण है कि हाइड्रोजन का कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो आपका फर्स्ट ए ग्रुप मतलब अल्कली मेटल से मेल जोल रखता है, मिलता जुलता है, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज से मेल खाता है, यानी रिजेंबल्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेवेंथ ए, यानी हैलोजेंस। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन का पोजीशन जो है अस्थाई सर्टेन नहीं कह पाएंगे, तो इसको हम लोग वंडरिंग एलिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि देयर इज नो सर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन in the Mendeleev periodic table। ठीक है, कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को जो क्या हमने बोला था हाइड्रोजन is placed with the member of group फर्स्ट ए, जिसको हम क्या बोलते हैं अल्कली मेटल ग्रुप। ठीक है, एंड 7 ए ग्रुप, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं हैलोजन ग्रुप से, हैलोजन से, बिकॉज
सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, सीधे कहिए सीधे, बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन resembles with the properties of group first A, यानी alkali metals and group 7A मतलब हेलोजेंस। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज बिकॉज हाइड्रोजन इज नोन एज वंडरिंग एलिमेंट्स, वंडरिंग एलिमेंट, ठीक है। इसी कारण से इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, वंडरिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो क्या हो गया यार कि देयर इज नो सर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड विद द मेंबर्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए यानी अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप सेवेंथ ए, मतलब कि क्या हो गया halogens because properties of hydrogen resembles with the properties of group first A and group second A elements, और इसी कारण से हाइड्रोजन को क्या कहा गया, वंडरिंग। अब चलिए सेकेंड जो आपका डिमेरिट है वो है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर आइसोटॉप्स क्या होता है। ओके, आइसोटॉप्स, व्हाट इज आइसोटॉप्स, मतलब कि जिनका एटॉमिक नंबर आपका क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक मास जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, वैसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे C612, C613, C614, C615, 19 तक जाएंगे। तो यहाँ पर ये सभी कार्बन के क्या हो गए, आइसोटॉप्स। तो यहाँ पर समझना है कि मेंडलीफ ने क्या किया कि जो भी आइसोटॉप्स थे उसको उसी एलिमेंट के साथ क्या किया गया, रख दिया गया। जिस एलिमेंट का आइसोटॉप्स था उसका पोजीशन उसी एलिमेंट के पोजीशन के साथ रख दिया गया। तो और यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को सजा रहे हैं। तो हम अगर देखें आइसोटॉप्स को 12, 13, 14, 15 हो गया, तो क्या ग्रुप सेम हो जाएगा, नहीं हो सकता। कि अगर यहाँ पर अगर कार्बन को अगर ग्रुप 4A में रखा गया है, कार्बन को अगर रखा गया है, तो जिसका 12 है उसको अगर 13 का अगर पोजीशन देखे तो ग्रुप 5A होना चाहिए, 14 का 6A होना चाहिए, 15 का क्या आपका 7A होना चाहिए। इस तरह से 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। यानी जो एलिमेंट के आइसोटॉप्स थे और उसी एक उसका जो पोजीशन दिया आइसोटॉप्स का, उसी एलिमेंट का जो पोजीशन था सेम पोजीशन रखते, जो कि अगर पीरियोडिक लॉ के हिसाब से अगर देखें तो आपका वो सेटिस्फाई नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता। यह जो अरेंजमेंट है आइसोटॉप्स का वो पीरियोडिक लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि आइसोटॉप्स का हर एक आइसोटॉप्स का पोजीशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए मेंडलिक पीरियोडिक टेबल के अनुसार।
ओके, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं मेंडलीफ gave the same position of isotopes with their elements। यानी मेंडलीफ ने तत्वों जो आइसोटॉप्स का जो स्थान था उसी तत्व के क्या समान पोजीशन को इन्होंने दिया, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ periodic law, वो क्या हो जाएगा यहां पर एलिमेंट्स आर arranged in increasing order of their atomic weight। ठीक है ना, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic weights, therefore the position of isotopes are not satisfy the periodic law। ठीक है, इसको कर सकते हैं कि Mendeleev gave the same position of isotopes with their elements, but actually according to Mendeleev periodic law elements are arranged in increasing order of their atomic weight, therefore the position of isotopes are not satisfy the periodic law। ओके, तो इसको कर लेंगे। नेक्स्ट तीसरा जो आपका डिमेरिट होगा वो कर सकते हैं एनोमैलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एनोमैलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एनोमैलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स यानी यहां पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है वो क्या किसका था, एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बट इन सम केसेस यानी कुछ केसेस में देखा गया है कि some cases where irregularities are obtained in the arrangement of elements, यानी कह सकते हैं कि एलिमेंटों के व्यवस्था में यानी अरेंजमेंट में कुछ कहीं कहीं इरेगुलरिटी पाई गई। इरेगुलरिटी से मतलब है कि अगर कोई भारी तत्व है और एक कोई हल्का तत्व है तो हल्का तत्व पहले आना चाहिए, भारी तत्व बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो नोट कीजिएगा जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पोटेशियम का और आर्गन के केस में ऐसा आपको मिलेगा, फिर आपका निकेल और कोबाल्ट के केस में ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपका आर्गन का एटॉमिक वेट आपका होता है 39.998 AMU होता है, उसी तरह से आपका पोटेशियम का देखें तो 39.089 AMU के आसपास होता है। तो कम तो हुआ पोटेशियम और ज्यादा हुआ आपका आर्गन, तो इस हिसाब से आर्गन का पोजीशन जो है वो सोडियम का पोजीशन होना चाहिए।
और सोडियम का पोजीशन आर्गन का पोजीशन पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी पीरियोडिक लॉ के अनुसार देखा जाए तो यह क्या होता है, गलत। जो व्यवस्था दिया गया वो व्यवस्था क्या हुई, गलत। तो कर सकते हैं यहां पर इन मेंडलीव पीरियोडिक table elements are Mendel periodic table elements are arranged in increasing order of their atomic weight, but in some cases कर सकते हैं, but in some cases where irregularities are obtained in the arrangement of elements. Okay, and in Mendeleev periodic table, elements are arranged in increasing order of their atomic weight, but in some cases where irregularities are obtained in the arrangement of elements. Okay, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे कि जैसे कर सकते हैं कि लाइक द एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन is 39.998 AMU and the atomic weight of potassium is 39.089 AMU। ठीक है, यानी कहा गया कि आर्गन का एटॉमिक वेट कितना था, 39.998 AMU, और पोटेशियम का कितना कहा गया, 39.089 AMU कहा गया। ठीक है, तो अगर पीरियोडिक लॉ के अनुसार देखें तो पोजीशन आपका क्या जाएगा, पोटेशियम का पोजीशन जो है वो आर्गन पर जाना चाहिए। तो यहां पर कह सकते हैं यहां पर कि 10 द पोजीशन ऑफ बट कर लीजिए बट अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ the position of potassium take before should लगा लीजिए, position of potassium should take position before argon। ओके, नोट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आपका डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 आपका डिमेरिट हो गया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का। पहला क्या, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके लिए क्या हमने बोला था कि
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मेनली के पीरियोडिक टेबल में सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि इसको कहाँ रखा गया है, तो अल्कली मेटल्स के साथ, यानी फर्स्ट ए ग्रुप और सेवेंथ ए ग्रुप जिसको हेलोजन ग्रुप के नाम से हम जानते हैं, उसके साथ रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हेलोजन के प्रॉपर्टीज से क्या करता है, समानता रखता है, रिजेंबल करता है, ठीक है ना। इसी कारण से उसका पोजीशन सॉर्टेड नहीं होता है। दूसरा बोला गया आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप्स कहने का मतलब हो गया कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मासेस क्या हो, डिफरेंट हो, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो अगर मेंडलिक का पीरियोडिक लॉ अगर देखें तो उसमें क्या कहा गया है कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाया जाए, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आगे सजाया गया है। तो यहाँ पर इस केस में अगर देखें किसी एलिमेंट का कोई आइसोटॉप है तो उसी एलिमेंट के पोजीशन पर रख देंगे, तो चूंकि दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो क्या उससे पोजीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ जो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स है वो आपके मेंडलिक के पीरियोडिक लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तीसरा आपका जो डिमेरिट है वो आपका एनोमैलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी मेंडलिक के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है एलिमेंट्स को। तो ऐसे केस कुछ मिले जिसमें कि कम वेट वाले एलिमेंट का जो पोजीशन है वो आपका बाद में चला जाता है और भारी वाले का पोजीशन पहले आ जाता है। और ऐसे केसेस जो है वो आर्गन ऑफ पोटेशियम के साथ, निकेल और क्या कोबाल्ट के साथ आपको मिलता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि एक और डिमेरिट हो गया आपका तीसरा डिमेरिट। आगे हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग अब देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर मोसले ने क्या दिया कि आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, और मेंडलिक ने क्या दिया कि उसके डिमेरिट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है। और मोसले ने भी इस बात को समझा कि अगर अरेंज करने का आधार, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने का आधार अगर मेंडलिक अगर सही रखते तो डिमेरिट मिलने की संभावनाएं भी क्या होती, जीरो। आज हम लोग डिमेरिट नहीं पढ़ रहे होते और मोसले भी यहाँ पर नहीं रह रहा, या मोसले के बारे में हम लोग नहीं जानते कि पीरियोडिक टेबल मोसले ने दिया था, क्योंकि मोसले का मानना था कि अगर आधार अगर सही है तो डिमेरिट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मोसले का यह प्रयास रहा यह जानने के लिए कि एलिमेंट का यानी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, मौलिक गुण क्या है एलिमेंट का, ठीक है ना, मौलिक गुण क्या है। इसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले यह जानने का कोशिश किया कि किसी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, उसका एटॉमिक नंबर हो सकता है कि उसका एटॉमिक वेट हो सकता है, यानी बाय एक्सपेरिमेंटली यह जानने का कोशिश किया, ठीक है ना। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में मेटल के शीट पर क्या किया, फास्ट मूविंग कैथोड रेज का क्या किया, प्रहार कराया तो क्या मिला, एक्सरे मिला। और इन्होंने देखा कि अगर सपोज दैट यहाँ पर सोडियम का प्लेट रखा गया है, एक्सरे मिला तो उसका फ्रीक्वेंसी V1 मिला। अगर मान लें यानी जो मेटलिक शीट है उसको हम लोग कह सकते हैं एनोड मेटालिक प्लेट बोल सकते हैं, क्योंकि कैथोड का उल्टा क्या होगा, एनोड होगा। तो यहाँ पर
क्या किया इन्होंने, फास्ट मूविंग कैथोड रेज का प्रहार कराया, जिससे एक्सरे उत्पन्न हुआ और उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया। क्योंकि एक्सरे क्या है, एक एनर्जेटिक पार्टिकल है, रेज है। और याद रखिएगा कि इस नेचर का एक छोटा सा कण क्यों नहीं, अगर उसमें एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी निकाला जा सकता है उसमें, क्योंकि E बराबर क्या होता है, hν होता है। h हो गया प्लांक कांस्टेंट और ν हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। और यह आपको 11th में मोसले एक्सपेरिमेंट के नाम से आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि सपोज दैट यहाँ पर सोडियम रखा, फ्रीक्वेंसी मिला, एक्सरे मिला, उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया ν1। फिर यहाँ पर बदल के एल्युमिनियम को रख दिया, एक्सरे मिला, फ्रीक्वेंसी मिला ν2। फिर यहाँ पर बदल के आयरन को रखा, एक्सरे मिला, फ्रीक्वेंसी मिला ν3। यानी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बाय द चेंजिंग ऑफ एनोड मेटलिक प्लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे विल आल्सो चेंज्ड। यानी अगर एनोड मेटलिक प्लेट को अगर बदल देते हैं तो उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। और इसी ऑब्जर्वेशन को उठाते हुए इन्होंने क्या किया, दो ग्राफ लिया। एक ग्राफ लिया एटॉमिक वेट के बीच और एटॉमिक वेट और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच, ठीक है। और एक दूसरा लिया एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ। तो यहाँ पर मिला सीधा और यहाँ पर मिला जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा का मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो वैल्यू है वो कंसाइज नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर दोनों का वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, जिसके कारण स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त हुआ। और इसी आधार पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक वेट। यानी किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके परमाणु भार से अधिक मौलिक होता है। और इसी एटॉमिक नंबर के आधार पर इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। वो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो कह सकते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या हमने बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब हुआ कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, सजाएं, तो देखेंगे कि रेगुलर इंटरवल पर सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आपको ऑब्टेन होंगे, प्राप्त होंगे, ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नहीं चाह रहे हैं कि लंबा से लंबा वीडियो हो, थोड़ा सा वीडियो हो, आप भी कंफर्ट महसूस करें। जहां समय 20 मिनट 25 मिनट का मिले वहां पर वीडियो आप देख लें, ज्यादा समय जाया करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन हो गया। और आपको ख्याल रखना, आपको बता दूं कि जैसे चैप्टर समाप्त होगा वैसे हम सोचे कि सारे टॉपिक्स को पहले एक्सप्लेन कर दे, ताकि जब क्वेश्चनिंग हो, यानी जो भी बोर्ड मॉडल आपका क्वेश्चन हो सकता है, जब उसको एक्सप्लेन किया जाए तो आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है। मेरा प्रयास यही है कि आपका क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं क्या हो जाए, नगण्य हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। आप 100% डन करके आए, ठीक है ना। और आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, भाषा अगर आसान है, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर रेफर कीजिए और बोलिए कि इसको कम से कम सहानुभूति के तौर पर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।